गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है जिसमें हम आज करेंगे जल संसाधन। जल संसाधन क्या होते हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। भूमि एवं हवा के समान जल भी प्राकृतिक संसाधन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर देखा जाए जल भी हवा और भूमि की तरह प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुआ है और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। जल केवल पीने के लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि यह कई जंतुओं को आवास भी प्रदान करता है। यह एक स्वाद रहित व रंगहीन पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग घेरता है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है इसके ऊपर अगर देखा जाए तो 71% भाग पर जल और अन्य भाग जो बच गया उस पर स्थल है, तो हम निवास करते हैं इसके ऊपर। अगर देखा जाए तो समुद्र और जलीय क्षेत्र को मिलाकर तो 71% भाग है उस पर जलीय या जल क्षेत्र पाया जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो धरातल के ऊपर है वो जल की मात्रा है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर लवणीय व अलवणीय दोनों ही प्रकार का जल है। पृथ्वी का लगभग 97.3% जल लवणीय है, जबकि केवल 2.7% जल स्वस्थ है। जो लवणीय जल है इसमें खारापन अधिक होता है, जिसके कारण हमारे पीने योग्य अन्य काम में हम इसको नहीं ले सकते। अगर देखा जाए तो 2.7% ही जल है वो हमारे पीने योग्य काम में आता है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। 2.7% है, इसका लगभग 70% भाग है वो हमें बर्फ़ की चोटियों के रूप में और अन्य जो हमारे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप है वहाँ पर ये पाया जाता है। स्वच्छ जल नदियों, झीलों, नहरों एवं तालाबों में भी पाया जाता है। पिघलती हुई बर्फ़ स्वच्छ जल का प्रमुख स्रोत है। अब बर्फ़ है जो पिघल कर क्या करती है, धरातल पर नदियों के माध्यम से हमारे तक पहुँचती है। अधिकतर स्वच्छ जल के स्रोत मनुष्य की पहुँच के बाहर है। इसका केवल 1% भाग उपलब्ध है। अगर देखा जाए तो मानव के पास जो पीने योग्य जल है उसके 1% भाग ही हमारे पास में मौजूद है। अन्य जो उन तक हम नहीं पहुँच पाते तथा मानव के लिए उपयोगी है। मनुष्य में समुद्र में लवणीय जल है, यानी जितने भी समुद्री है क्षेत्र है हमारा उसमें ज़्यादातर क्या है, लवणीय जल पाया जाता है, जिसमें खारापन की मात्रा अधिक होती है। अत्यधिक खारेपन की वजह से यह मानव के उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं है, यानी इनमें खारेपन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण हम इसका उपभोग या उपयोग में नहीं ले सकते। आगे देखा जाए तो जल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अतिसार से संबंधित बीमारियों से रोग लगभग 6000 मौत हो जाती है। यानी जल अगर स्वस्थ है तो मानव भी स्वस्थ है। और फिलहाल देखा जाए तो जल में हमारे क्या है, अनेक प्रकार के केमिकल मिला दिए जाते हैं, या उद्योग है या फैक्ट्रियाँ हैं या फिर अन्य हमारे जो रीति रिवाज है जिसकी वजह से हमारा जल है वो दूषित होता जा रहा है। तो इससे क्या होता है, 6000 लगभग हमारी मौत होती है। 1 बिलियन लोग जलापूर्ति के अभाव से ग्रस्त है, यानी 1 बिलियन लोग जो विश्व के हैं उनके पास में क्या जल पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। यदि यह दौर चलता रहा तो लगभग 2.4 बिलियन लोगों को सुरक्षित जल की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर इसी प्रकार हम जल का उपयोग करते रहे सिंचाई क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो गलत तरीके हमने यूज कर रखे हैं, अगर हम जल का उपभोग करते रहे इस गति से तो लगभग जो आने वाले समय में 1 बिलियन की बजाय 2 बिलियन या 2.5 बिलियन लोग हैं वो जल से वंचित रह जाएंगे। 2002 में घरों में पाइपलाइन कनेक्शन द्वारा जल की पहुंच। अब जो जल है उसको घरों तक पहुंचाने के लिए सप्लाई के लिए पाइपलाइनें दबाई गई है ताकि जल है वो रास्ते में खराब ना हो या वेस्ट ना जाए। सीवर तंत्र से जुड़ी स्वच्छता की पहुंच। अब बहुत सारे सीवर तंत्र होते हैं शहरों के अंदर, उनके सीवर तंत्र से जुड़ी स्वच्छता की पहुंच, यानी जितने भी हमारे सीवरों के माध्यम से जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उनकी रख रखाव, उनकी
साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है। भारत में लगभग 60% लोगों को घर तक जल की पहुंच सुलभ नहीं है। 1990 में 243 मिलियन शहरी लोगों को तथा 988 मिलियन ग्रामीण निवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं था। अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो 40% लोग हैं भारत के, उनको ही जल है वो घरों तक पहुंच पाता है, और बाकी जो 60% लोग बच गए हैं उनके पास में जल की जो सुविधा है वो घर तक पहुंचने के लिए नहीं है। यानी उनको जल को प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है जल प्रकृति में जल चक्र। जो प्रकृति है, हमें प्राकृतिक रूप से जल प्राप्त होता है, वो जल चक्र किस प्रकार चलता रहता है। प्रकृति जल चक्र को पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण तथा वर्षा जल के पुनः धरातल पर लौटने की एक नियमित प्रक्रिया के रूप में संजोए रखती है। अब क्या होता है, ये हमारा महासागर है। महासागर में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होगा, जल है वो वाष्पीकरण होगा, जल ऊपर हवा में उठेगा। ऊपर हवा में उठने के बाद में जैसे जैसे जल की ऊंचाई बढ़ती जाएगी धरातल से, वैसे वैसे जल है वो संघनित होता जाएगा। फिर क्या होगा, बादल का रूप धारण कर लेगा। बादल से क्या होता है, फिर वृष्टि यानी बूंदों के रूप में पानी है वो धरातल पर आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार फिर क्या हो गया, जल पर्वतीय क्षेत्रों से या पहाड़ी या नदियों से जल क्या हो गया, फिर महासागर में आ गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो जल महासागरों से तापमान प्राप्त होता है और वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा फिर जल ऊपर उठता है हवा में, फिर संघनित क्रिया होती है, फिर बादल बनकर बादल के बाद में वृष्टि और फिर दोबारा जल पूर्ति होती रहती है। जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, यह स्थिर नहीं है, यह लगातार बहता रहता है। यानी जल है वो कभी रुकता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संपूर्ण पृथ्वी धरातल या जीवों के लिए। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। महासागर व अन्य जलीय निकायों का जल वाष्पीकरण द्वारा वाष्पित होता है। वाष्पीकरण यानी गर्म होता है और जल हवा में वापस उठ जाता है और संघनित होकर बादल बनता है। अतः यह जल वर्षा के रूप में पुनः महासागरों व नदियों में गिरता जाता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर गतिशील रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। यानी जल चक्र किसे कहते हैं, महासागरों से जल वाष्पीकरण होता है, संघनित होता है, संघनित के बाद में बादल बनता है, बादल बनने के बाद में वृष्टि यानी वर्षा होती है और फिर महासागरों में वापस चला जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, चक्रण कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जल की उपयोगिता। जल हमारे लिए क्या काम आता है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यह सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। नवीकरणीय यानी हमारे को दोबारा ये प्राप्त हो जाता है जल्दी। समुद्र विभिन्न प्रकार के प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन जल में ही प्रारंभ हुआ था। यानी जल है वो समुद्र के जीव जंतुओं को, बहुत सारे जीव जंतु समुद्र में पनपते हैं, उनको आश्रय प्रदान करता है, उनको स्थान प्रदान करता है। और इसके बाद में देखा जाए तो हमारा जो जीवन है, ये संपूर्ण जीवन ये समुद्र की देन माना जाता है। समुद्र से जो जीव बना है उसकी शुरुआत हुई है। कई प्रकार के पौधों का विकास भोजन जल पर ही निर्भर करता है। इन्हें जल वर्षा व सिंचाई द्वारा प्राप्त होता है। बहुत सारे पौधे हैं जो हम बोते हैं, बहुत सारे पौधे प्राकृतिक वनस्पति है जो वर्षा से जल प्राप्त करते हैं। तो देखा जाए संपूर्ण जो पौधे हैं या वनस्पति है उनको जो भोजन प्राप्त होता है वो जल से प्राप्त होता है। उद्योगों में जल का प्रयोग प्रक्रियाकरण एवं शीतलता के लिए होता है। यानी जल उद्योगों या फैक्ट्रियों में बहुत सारे कार्यों में यूज किया जाता है। इसका प्रयोग वातानुकूलन में सफाई तथा मशीनों आदि में होता है। अब क्या होता है, इसका प्रयोग वातानुकूलन में सफाई तथा मशीनों आदि में होता है। यानी ये जल है हमारा, बहुत सारे जो फैक्ट्रियाँ उद्योग धंधे हैं वहाँ पर हम बहुत सारे इसको काम में लेते हैं, साफ़ सफाई के लिए या अन्य रंग रोगन
जो मशीनें हैं उनके अंदर हम इसका उपयोग करते हैं, या भवन निर्माण सामग्री बनाते हैं तो उसमें हम उपयोग करते हैं। तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर जल का उपयोग होता है, जल के बगैर कुछ नहीं होता। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में भी होता है। अब बिजली उत्पादन है वो भी किया जाता है, बड़े बड़े टरबाइन लगाकर समुद्री किनारों पर या पर्वतीय क्षेत्रों में या नदी पर बांध बनाकर वहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। लोग जल का उपयोग परिवहन के उद्देश्य से भी करते हैं। अब जो जल है समुद्रों के अंदर, उसके अंदर हमारा जो परिवहन कार्य है वो भी संपन्न जल के माध्यम से होता है। प्राचीन समय में जल परिवहन का प्रमुख साधन था। अगर देखा जाए तो पहले क्या था, जो समुंदर था उसके अंदर हमारे जो बड़े बड़े जलयान थे, उसके माध्यम से सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता था और बड़ा ही आसान होता था। जल का उपयोग हमारी रोज़मर्रा की आवश्यकता जैसे पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़ा धोने आदि की पूर्ति हेतु किया जाता है। जल हम रोज़ाना पीने के काम में लेते हैं, भोजन बनाने में इसका यूज़ होता है, नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। ये सारी क्रियाएं हमारी जल के माध्यम से ही संपन्न हो पाती है। इसका उपयोग मनोरंजन जैसे तैराकी, मत्स्य पालन, नौ संचालन आदि के लिए भी किया जाता है। तो हम स्विमिंग पूल है या फिर अन्य प्रकार की कोई इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं जिसके माध्यम से हमें मनोरंजन प्राप्त होता है, तो जल की उपयोगिता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए।